हम्म। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, मैथ्स पे हमने लास्ट क्लास में देखा था, जियोमेट्री हमने स्टार्ट किया था, या इसको जनरली हम एडवांस मैथ्स भी कहते हैं। तो उसमें हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, क्या रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल्स के अंतर्गत हमने पहली क्लास में हमने क्या देखा था, लाइन एंड एंगल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी आपके वहाँ से फॉर्मूला बनते हैं, वो हमने देखा। और उसके बाद में जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में या जो भी आपके लाइन एंड एंगल में से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने देखा था, और जो कि मोर देन सफिशिएंट था। आप यदि उतना करके भी एग्जाम में जा रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। बस आपको यदि उतनी भी प्रैक्टिस आप करते हैं तो वहां से आपको उसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो यदि आप उतना भी करके जा रहे हैं तो भी सफिशिएंट है। तो चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जियोमेट्री में ही हम बात कर लें, एडवांस में भी हम बात कर लें। तो उसमें एक नया जो आपका टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह क्या पढ़ेंगे हम, त्रिभुज। त्रिभुज ये ना केवल आपके जियोमेट्रिक है, जियोमेट्री में आपके देखिए अभी जो आपका सिलेबस है, बात कर ले हॉस्टल वार्डन का, शिक्षक भर्ती वगैरह का तो भी आया नहीं है हॉस्टल वार्डन का। तो उसमें क्या किया है कि आपका सिलेबस को है ना, आप पूरे के पूरे एडवांस में इसको दो तीन भाग में बांट के लिखा हुआ है। पहले आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है रेखा एवं कोण, और साथ में लिखा हुआ है समतल आकृतियां। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि समतल आकृतियां क्या होती हैं, दो विमाएं होती हैं जिनमें उनमें ऊंचाई नहीं होती, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो उसी के अंतर्गत में हमने क्या, त्रिभुज चतुर्भुज हमको देखना है। तो जब समतल आकृतियों की बात होती है तो वहां पास किन चीजों की बात होती है और किन चीजों की बात नहीं होती है वो समझिएगा। जब कभी आप समतल आकृति की बात करते हैं, समतल आकृति, तो ये जो समतल आकृति का मतलब क्या होता है, आपका प्लेन शेप। जितने भी आपके प्लेन शेप्स होते हैं, बात कर लें किसकी, आपके यदि हम बात कर लेते हैं आपके त्रिभुज हो गया, है ना, यहाँ से आपका चतुर्भुज हो गया। तो ये सब क्या होते हैं आपकी, इसमें वृत्त भी आता है, इसमें वृत्त भी आता है। तो ये सब क्या होते हैं आपकी प्लेन आपकी समतल आकृतियां होती हैं। तो इनमें बात होती है किसकी, भुजाओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं, भुजाओं की लंबाई चौड़ाई पर आधारित भुजाओं से संबंधित आपको आंकड़े मिलेंगे। और जो आपको आंकड़े मिलेंगे वह आपको मिलेंगे कोण से संबंधित। तो सारा का सारा जो यहाँ पास में आपको दिखाई देगा, ये आपको जो आपको डेटा दिखाई देगा वह आपको भुजाओं की लंबाई चौड़ाई की बात करेगा और कोण के संबंध में बात करेगा। और जैसे ही आप क्या बढ़ते हैं, आप एडवांस मैथ्स में जाएंगे तो इन्हीं समतल आकृतियों अर्थात त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त और आगे फिर आप उसमें घन नाम भी पढ़ते हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय होते हैं। तो वहां क्या करेंगे आप, समतल आकृतियों में अर्थात कहने का मतलब क्या है, आप भुजाओं और कोण के संबंध में बात कर रहे हैं। जब आप द्विविमीय और त्रिविमीय अर्थात 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन या बात कर ले हम क्षेत्रफल और आयतन में, तो इन्हीं आकृतियों की हम किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल पे बात करते हैं। क्षेत्रफल एरिया पे बात होती है। तो जब अभी हम आपका समतल आकृतियां पढ़ रहे हैं, प्लेन शेप्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पास हम हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, आपके भुजाओं के संबंध में आपको कुछ डेटा देगा या आपको उसके कोण के संबंध में कुछ डेटा देगा। तो भुजाओं और कोण के संबंध पे आधारित आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसी पर हमने रेखा एवं कोण जो आपका पहला टॉपिक था उसको समाप्त कर लिया था। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, आ रहा है आपका समतल आकृतियां। और उन समतल आकृतियों के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं आज, त्रिभुज। ये आपका क्लियर हुआ। तो त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, ट्राई एंगल्स, ट्राई एंगल्स। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में मैं आपको त्रिभुज स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आपको कुछ बहुत विशेष जानकारी बताना चाहता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको आप समझिएगा सबसे पहले। तो क्या होता है, देखिए आपका जो पूरा का पूरा एग्जाम का सिलेबस है उसको यदि हम ब्रॉडली स्तर पे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है जनरल स्टडी, दूसरा आपका होता है मैथ्स और रीजनिंग, दूसरा क्या होगा आपका मैथ्स रीजनिंग, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज अर्थात भाषा पे आधारित, और चौथे नंबर पे आप देख लोगे तो क्या हो जाएगा आपका करेंट अफेयर। समझना। तो जो आपका जीएस है, ये आपका जीएस पहले नंबर पे आपका जीएस हो गया, सेकंड नंबर पे आपका मैथ्स और रीजनिंग हो गया, थर्ड नंबर पे क्या हो गया आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या पढ़ लोगे आप, हिंदी पढ़ लोगे, हिंदी पढ़ लोगे, और क्या पढ़ लोगे आप, इंग्लिश, है ना। और चौथे नंबर पे क्या आता है आपका करेंट अफेयर। तो यहां मैं आपको क्या बताना क्या चाह रहा हूं उसको आपको समझना बहुत ध्यान से। देखो
अब क्या होता है, हमारे पास में दो एग्जाम है। एक हमारे पास में एग्जाम है जो आपके इंडिया लेवल पे होते हैं, जैसा कि आपका एसएससी का होता है, बैंक का होता है, रेलवे का होता है। और दूसरा है ना, तो इंडिया लेवल पे कौन कौन से एग्जाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो आप पकड़ रहे हो एसएससी को, आप पकड़ रहे हो किसको, बैंक को, या हम बात कर लेते हैं किसके, आपके एसएससी बैंक, या एक आपका ब्रॉडली अलग से होता है रेलवे का, और या आप देख सकते हो कौन सा आपका यूपीएससी हो गया, या आपका अदर अदर स्टेट की बात कर लें। एक कैटेगरी तो आपकी ये हो गई, और सेकंड कैटेगरी क्या होती है, आपका खुद का स्टेट की बात हो रही है, खुद के स्टेट अर्थात छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ये दो कैटेगरी में बटा होता है। तो दो एग्जाम जब होते हैं, एक इंडिया लेवल पे होता है और एक आप बात कर रहे हो आपके स्टेट लेवल अर्थात आपके छत्तीसगढ़ लेवल की बात कर रहे हो। सिलेबस तो क्या होता है, सिलेबस तो सब में लगभग लगभग सेम होता है। यही आपके पोर्शन होते हैं, करंट अफेयर, लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, है ना। जीएस में क्या कर सकते हो आप, आपके में क्या होगा, आपके में छत्तीसगढ़ का जीएस सीजी, आपके में सीजी का सिलेबस जुड़ जाएगा। और कई बार साथ में क्या करते हैं हम, इसको भी इसमें साथ में कंप्यूटर को जोड़ लेते हैं। तो ये आपके में सीजी एक्स्ट्रा होगा, यूपी वाले में यूपी एक्स्ट्रा होता है, राजस्थान वाले में राजस्थान का एक्स्ट्रा होता है। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, क्या इसमें कुछ नया तो है नहीं, ये तो आप भी जानते हो। बताना आपको मैं चाहता हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हैं। यदि हम बात कर लें मैथ्स या रीजनिंग की, या जिस भी पोर्शन की बात कर लें, आप लोगों ने यदि जितने भी इनमें से कोई एग्जाम दिया हो, एसएससी का दिया हो, बैंक का दिया हो, रेलवे को दिया हो, और आपने अपने छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिया हो, चाहे बात कर ले सीजीपीएससी की या बात कर ले सीजी व्यापम की, आपको एग्जाम देने के बाद में दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि दोनों में जीएस पूछता है, इसमें भी जीएस पूछता है, इसमें भी जीएस पूछता है। लेकिन दोनों ही एग्जाम में, इंडिया लेवल के और जो आपका सीजी लेवल का है, दोनों में ही जीएस के पूछने का एक पैटर्न अलग है। किसी में स्टैटिक जीके ज्यादा पूछता है, ऐसा जीके जो हमेशा चेंज नहीं होता है। किसी में आपका क्या होता है, जियोग्राफी ज्यादा पूछता है, किसी में इकोनॉमी का फोकस ज्यादा होता है। बात कर ले किसी में हिस्ट्री का ज्यादा होता है। अब उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे हिस्ट्री है, तो जो आपका आपने उत्तराखंड या आप राजस्थान का देख लोगे या आप यूपी के पेपर को देख लोगे, तो वहां पास हिस्ट्री में क्या करेगा, आपका जो आपका ऐतिहासिक काल वाला होता है, प्राचीन इतिहास का पोर्शन होता है, उसको अधिक पूछता है। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करता है, आधुनिक भारत के इतिहास को अधिक पूछता है। तो सब में क्या है, देखो जीएस तो सब में कॉमन है, पर सबका एक अपना अपना क्या बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। सबका अपना अपना एक पैटर्न बना हुआ है। सेम क्या होता है, मैथ्स में होता है। अब हमको यहां पर समझना है, तो ये सेम क्या होता है, आपका मैथ्स होता है। मैथ्स में क्या होता है कि सपोज बात कर लीजिए, हम बात कर रहे हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस, या हम बात कर ले, मान लीजिए चलिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, आपका आपका ये सपोज हमने ये त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज हो गया, यहाँ आपका वृत्त हो गया, है ना, और आपका चतुर्भुज वगैरह हो गया, घन घनाभ हो गया। अब आपने देखा होगा कि ये जो इससे जो मैथ्स के आपके टॉपिक होते हैं, इनमें क्या होता है कि एसएससी में आपको इनसे एक अलग लेवल के, एक अलग पैटर्न के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आपका रेलवे होगा, इन्हीं टॉपिक के प्रश्न आएंगे पर एक अलग पैटर्न पे आएंगे। और यदि आप बात कर लें अपने छत्तीसगढ़ के एग्जाम की, तो क्या होता है कि सेम टॉपिक तो सेम रहेगा, लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में क्या करेगा, एक अलग पैटर्न के प्रश्नों को पूछता है। तो टॉपिक वही रहते हैं, पर हर बोर्ड का, हर एग्जामिनेशन बोर्ड का, या हम बात कर ले हर रिक्रूटमेंट बोर्ड का, जो आपका एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है, सबके अपने अपने पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न अलग अलग होता है। तो यहां से मैं आप लोगों को बताना यह चाहता हूं, मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि जब यदि मैं आपको यहां पास क्लास में, लास्ट क्लास में जैसे हमने रेखा एवं कोण पढ़ा, या हम मैथ्स की जितनी भी क्लास कर रहे हैं, या हम कंप्यूटर की जितनी भी क्लास कर रहे हैं, आपको इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। मैं आपको पहली क्लास से ही अपने ये दिमाग में रख के चल रहा हूं कि मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका वो है, मेरा पैटर्न वो, मैं उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं कि वो आपके यहां तो आपके काम आ ही आए, लेकिन सबसे पहले वो आपके सीजी वाले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां आपके काम आए। यदि ये मतलब ये तो आपको बनेगा ही बनेगा, आप जिस भी अदर एग्जाम में जाओगे तो कंप्यूटर से हो या मैथ्स रीजनिंग से हो, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो मैं ध्यान में रख के आपको पढ़ा रहा हूं, वो मेरा पूरा फोकस किसमें है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में दो ही एग्जामिनेशन बोर्ड है, एक सीजीपीएससी, एक सीजी व्यापम है। और ज्यादा कदा क्या होता है कि जो अलग अलग बोर्ड होते हैं, चाहे जैसे मान लिया आपका वन विभाग हो गया या आपका पुलिस विभाग हो गया, इनमें ही कभी कभार जो होती है अलग से ये जो बोर्ड है ये अपनी भर्ती करवाते हैं। अदरवाइज जो मैक्सिमम आपकी जो वैकेंसीज होती हैं वो आपके सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के माध्यम से करवाई जाती हैं। तो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का अपना एक अलग पैटर्न है, तो उस पैटर्न को हमको फॉलो करके चलना है। और ये सब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको मैं बतला क्यों रहा हूं
जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में रेखा व कोण बताया, या आपको मैं आज त्रिभुज पढ़ाने वाला हूं, तो ये जो आपके एडवांस मैथ्स का जो टॉपिक होता है, इसको आपको बहुत गंभीरता के साथ बहुत सीरियसली पढ़ना है। बिलीव करिए कि यहाँ पर मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं, एक तो हमको क्या है जल्दी समझ में नहीं आते, कई बार समझाने वाले होते हैं वो हमको ढंग से समझा नहीं पाते हैं, और फिर इसके बाद में क्या होता है, सपोज मान लीजिए त्रिभुज है, या मैंने आपको लाइन एंड एंगल पढ़ाया, इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि कई बार क्या सोचते हैं कि बस इंपॉर्टेंट 5-10 कॉन्सेप्ट पढ़ा के चले जाओ। जो पढ़ाने वाला होता है वो भी सोचता है यार कि इतने सारे कॉन्सेप्ट है, कौन इतनी मेहनत करे। तो मैं आपको जो दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि यहां पास आप समझ भी जाओ, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके पास में एक बार में एक जगह हो। जैसे आज मैं आपको त्रिभुज पढ़ाने वाला हूं, तो त्रिभुज में एरिया को छोड़ के आपके बात कर ले रेखाओं से, अर्थात भुजाओं के संबंध में और कोण के संबंध में जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी पैटर्न बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैं आपको आज की क्लास में ना केवल समझाऊंगा और कवर करवाऊंगा। तो उससे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल टाइम आपको पढ़ना है, उसको आपको पलटाना है, और कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, वहां आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको बतलाना मैं चाह रहा हूं कि जो हमारी क्लासेस हो रही है ना, ये कई बार आप लोगों को लगता है कि लेंदी हो रही है, सर 2 घंटे की हो गई, 1.5 घंटे की हो गई। आप बाहर जाइए, कभी आप दिल्ली वगैरह जाइएगा, आप राजस्थान जाइएगा, आप यूपी जाइएगा, कहीं भी 1 घंटे क्लास का पैटर्न नहीं है। ऑफलाइन यदि आप पढ़ने बैठोगे, मैं आपको बता रहा हूँ 2.5, 3 घंटे की एक एक क्लास होती है। यूपीएससी की आप किसी क्लास को अटेंड करोगे, या आपने कभी अटेंड किया होगा, तो आपको मालूम चलेगा कि 7 से 8 घंटे की एक एक बैच होती है। तो पढ़ाई का आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आज के वर्तमान के कंपटीशन को यदि आपको देखना है, यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आप ये 1.5-2 घंटे का छोड़ो, जब मैं मेहनत कर रहा हूं, बिलीव करो, 1.5-2 घंटे की जो क्लास मैं लेता हूं ना, ये इतना ज्यादा हैवी होता है। आपको तो पढ़ने में लग रहा है, आपको तो क्या डायरेक्टली समझना है, नोट करना है। मेरे लिए एक 1.5-2 घंटे की क्लास 5-5, 6-6 घंटे में कन्वर्ट होती है। तो अगला यदि आपके लिए मेहनत करने के लिए खड़ा हुआ है, तो आपको उससे दुगनी मेहनत करनी है। तो जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये बिलीव करो, न केवल आपके छात्रावास शिक्षक भर्ती में काम आएगा, छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम हो जाएं, चाहे वो सीजीपीएससी बड़े से बड़े सिंगल डे 1 डे एग्जाम को ले ले, और चाहे आपका व्यापम कितना भी छोटे से छोटा एग्जाम को ले ले, सारे एग्जाम में आपको ये काम आने वाला है। तो पढ़ाई को आप बहुत सीरियसली पढ़िए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। जो आपको समझ में नहीं आता है, आप बकायदा कमेंट्स करिए। और आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने भी लोगों के डाउट्स आते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बताता भी हूं आप लोगों को। किसी के भी डाउट्स में कभी नहीं छोड़ता। तो अब आप लोग को जब इतना सब कुछ मिल रहा है, तो उसी प्रकार से आपको भी मेहनत करनी है। तो यहां से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है। मेरे जो पढ़ाने का जो तरीका है, मैं इस अपने सीजी वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, ताकि हमसे अदर एग्जाम, अदर स्टेट का या इंडिया लेवल जो एग्जाम होते हैं, वो तो बने ही बने, वो तो हमारा पर्पस है ही है। लेकिन हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है, जो हमारा प्रायोरिटी है, वो क्या है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्जाम है, वो हमसे यदि उनमें यदि हमारे इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो हमको उसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो चलिए यहां तो आपके लिए इतना था। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, वो त्रिभुज। ये मैं तीसरी बार त्रिभुज लिख रहा हूं। तो चलिए, ये क्या हो गया आपका आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या त्रिभुज। ये क्या हो गया आपका, ट्राई एंगल्स। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि त्रिभुज क्या होता है। देखो, यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा, तो मैंने आपको जब बहुभुज पढ़ाया था, तो बहुभुज में मैंने आपको बताया था कि बहुभुज क्या होता है कि ऐसी मतलब रेखाखंडों से बनी बंद आकृतियां। तो आपने जब बहुभुज को जब आप बहुभुज पढ़ रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी बहुभुज में मिनिमम 3 रेखाएं होना जरूरी है, जो उसकी 3 साइड्स होना जरूरी है। तो जो आपका त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज को आप क्या बोल दोगे कि वह मतलब 3 रेखाखंडों से बना बहुभुज। क्या 3 रेखाओं से बना, रेखाओं से बना बहुभुज। ये क्या होता है आपका, ये क्या हो गई आपके त्रिभुज की परिभाषा हुई। क्या कि 3 रेखाओं से बना, 3 रेखाओं से बना या 3 भुजाओं से बना आपका बहुभुज। या आप बोल सकते हो कि 3 रेखाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज का मतलब ही क्या होगा, बहुभुज का मतलब ही इनडायरेक्टली क्या होता है, एक बंद आकृति होती है। बहुभुज मतलब क्या, एक बंद आकृति। तो आप त्रिभुज को क्या कह सकते हो कि 3 रेखाओं से बना एक बहुभुज या 3 रेखाओं से बनी एक बंद आकृति। तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज। चलिए, इसके पहले अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं, ये आ गया, यहां से मिल जाएगा अपने को त्रिभुज। देखिए,
ये आपको मिल गया त्रिभुज। तो सबसे पहले कि त्रिभुज में हम कोण को और जो उनकी भुजाएं हैं, है ना, तो ये देखिए यहां से आप समझिएगा। सबसे पहले एंगल, एंगल का मतलब क्या हो गया आपका कोण, और इसके बाद में क्या हो गया ये आपका, इसमें एक क्या होता है साइड, साइड का मतलब क्या होता है आप बताओगे, भुजा। ये आपका बहुत बेसिक है, ये तो आपको पता ही पता है। इसके बाद में देखना, सबसे पहले यहां पर हमने क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है ए बी और ये हमने लिखा सी, और यहां से आप अब दूसरा देखिएगा, इसको हम लिखते हैं ए बी और सी। जब कभी भी आप त्रिभुज बनाते हैं तो आपको जो आपने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, यहां पास देखो ए बी सी, तो कोण को हमेशा जो जो आपका कैपिटल लेटर है वो किसको शो कर रहा होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आप बताएंगे वह जो कुछ भी हमने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है वह क्या होगा आपका कोण या एंगल होगा। तो कोण और एंगल हमेशा किसे, कैपिटल लेटर से आपको रिप्रेजेंट या प्रेजेंट किए जाते हैं। इसके बाद में जो आपको ये स्मॉल लेटर से ए बी सी लिखा हुआ है, ये क्या होती हैं आपकी भुजाएं। तो भुजाएं किसमें, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती हैं, ए बी सी। तो ये क्या हो गया आपका त्रिभुज में, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए सबसे पहले ये क्या हो गया, ये जो ए है एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी। अब आप यदि बहुभुज की परिभाषा को याद कर पा रहे हो, यदि आप बहुभुज की परिभाषा को याद कर पा रहे हो, तो वहां मैंने आपको क्या बताया था कि सभी बहुभुज का मतलब एक बहुभुज का सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आप बताइए। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो आप बताओगे एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, क्या सभी आंतरिक कोणों का योग बताइए कितना होता है, तो आप बताओगे n-2 इंटू 180। भाई आपका जो त्रिभुज है ये क्या है, एक प्रकार का बहुभुज है। और कैसा बहुभुज है, जिसकी कैसी हो, जिसकी तीन भुजाएं हो, वह बहुभुज जिसकी तीन भुजाएं हो वो क्या कहलाता है, आपका त्रिभुज कहलाता है। तो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां पर बताइए आपके पास में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 1 2 3। तो यहां पास n बराबर क्या रख दोगे, n क्या है, n बराबर भुजाओं की संख्या होती है। तो यहां पर क्या कर दोगे 3 - 2 इंटू 180, तो कितना मिल जाएगा आपको 180 डिग्री। तीन में से दो जाएगा बचेगा एक, तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां से आपको क्या मिल गया, मतलब ये हो गया कि त्रिभुज के, कहने का मतलब क्या मिला, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी अंतः, अंतः या आंतरिक का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, अंतः या आंतरिक या इंटरनल, क्या बोलोगे इंटरनल। त्रिभुज के सभी अंतः या आंतरिक बात बराबर है या इंटरनल बात बराबर है, अंतः कोणों का योग, कोणों, अंतः कोणों का योग कितना होगा, आप बताओगे 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसको नोट करिए। और आप यदि बहुभुज की परिभाषा आपने देखी होगी तो वहां आपको एक चीज मिली होगी कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, एक्सटर्नल एंगल का एडिशन क्या योग क्या होता है, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज भी क्या है आपका एक बहुभुज है, त्रिभुज भी क्या है आपका एक बहुभुज है। तो त्रिभुज के सभी अंतः या आंतरिक या इंटरनल कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां पास देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये जो आपको साइन दिख रहा है यहां पास में, ये बताइए कि ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यह साइन बताता है कोण को। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से आपका 180 डिग्री। ये सभी क्या है आपके आंतरिक कोण। अब आपके त्रिभुज के बाह्य कोण क्या होते हैं, तो देखो सपोज मान लो ये क्या है आपका, इस रेखा को ऐसे आप यदि आगे बढ़ा दो, इस रेखा को यदि आप यहां से ऐसे आगे बढ़ा दो, तो ये क्या होगा आपका बाह्य कोण हो जाएगा। तो त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो आप यहां पास लिखेंगे पॉइंट डाल के, सेकंड नंबर का पॉइंट, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, जितने भी आपके पास में भुज हो, जितने भी आपके किसी भी टाइप का आपका पॉलीगन हो,
सभी पॉलीगन के लिए एक कंडीशन बराबर होती है क्या, कि सभी के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, किसी के भी, जो भी आपके पास में पॉलीगन है जिसमें 3 से अधिक भुजाएं हैं, तो उसके बाह्य कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहां से हमको दो बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया। सबसे पहला तो क्या, कि आपके त्रिभुज का सभी आंतरिक कोणों का या सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री, है ना। और भुजाओं की संख्या कितनी होती है, n बराबर 3 भुजाएं होती हैं। तो ये आपका त्रिभुज का, ट्राइंगल का सबसे बेसिक हो गया, इसको नोट करिए। चलिए, अब आपको इससे आगे बढ़ना है, इसको आपने नोट कर लिया है। अभी मैं आपको यहां पास एक बार और बताता हूं, यदि आपका ये नोट हो गया हो तो इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चलो यहां तक क्लियर हो गया था। अब इसके बाद में एक आता है आपके सामने क्या, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के लिए मैं अब क्या, जहां भी मैं त्रिभुज लिखना होगा तो त्रिभुज न लिख के मैं इस प्रकार का आपको मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा साथ में। इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज। तो हम यहाँ पास त्रिभुज का परिमाप निकाल रहे हैं। परिमाप को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। जब कभी भी आप परिमाप की बात करते हो तो परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति के लिए बात कर लो आप, या बात कर लो वृत्त के लिए, आप बात कर लो त्रिभुज के लिए, या आप बात कर ले चतुर्भुज, पंचभुज, जो भी आपके पास में आकृति है, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होगा, तो आप बताओगे सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का क्या होगा, सभी भुजाओं का योग क्या होता है आपका, ये क्या होता है, परिमाप होता है। तो त्रिभुज में कितना, यदि मान लीजिए भुजा नंबर ए बी सी, तो परिमाप को हम क्या लिखते हैं, परिमाप को हम दर्शाते हैं किससे, इसको हम बोलते हैं पी। पेरीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद में एक टर्म और आता है, वो क्या आता है, आप उसको नोट करिएगा। ये तो आपने क्या देखा, परिमाप देखा। अब आपके पास में आएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप, इसको हम क्या कहेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम लिखते हैं एस से। और ये क्या होता है, जो भी आपका परिमाप है, ये क्या कर देंगे, पूरे के पूरे परिमाप का a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा आपका हाफ। ये क्या हो गया आपका अर्ध परिमाप हो गया, क्या, सेमी पेरीमीटर हो गया। तो इसको भी नोट करिए। तो अभी तक आपने क्या देख लिया, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग देख लिया, बाह्य कोणों का योग देख लिया, परिमाप और अर्ध परिमाप देख लिया। चलिए, इसके बाद में अब आगे समझते हैं त्रिभुज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को आगे समझते हैं। देखिए, अब आता है त्रिभुज असमानताएं। ये असमान, इसको हम बोल देते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटीज। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से आपके व्यापम में 2 बार एग्जाम, या 2 या 3 बार यहां से एग्जाम आ चुका है। और इतना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो 5 से 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, और 5वीं क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है, तो आप तो कर ही दोगे। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आइए समझते हैं कि त्रिभुज असमानताएं क्या होती हैं। अभी मैंने आपको यहां पास में क्या किया था, एक ये इस प्रकार से हमने क्या त्रिभुज बनाया था। अभी देखिएगा, आप एंगल को क्या बताओगे, यहां से आप लिख दोगे इसमें कितने एंगल है, ABC। और यदि आपको दर्शाना क्या है, यहां पास में भुजाएं, तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं ABC। अब समझना, हम बात कर रहे हैं भुजाओं की। तो असमानताओं के अंतर्गत इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिएगा। सपोज हमारे पास में क्या है, 3 भुजाएं हैं ABC। तो जो 2 भुजाएं हैं A प्लस B, तो 2 भुजाओं का योग, क्या, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा C से क्या होता है, बड़ा होता है। A और B का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। सेम टाइम आपको क्या करना है, ये जो C है तो ये किससे होगा, देखना,
ये जो सी है ये दो भुजाओं के योग से छोटा होगा, और इसके बाद में यहां जो आपका सी है ये बड़ा होगा। ये किससे बड़ा होगा? ये उन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा। किससे? ए और बी के अंतर से बड़ा होगा। जो आपकी सी भुजा है ये ए और बी के योग से छोटी होगी, दोनों के योग से छोटी होगी। ये जो साइन दिखा रहा है, यदि आप में से किसी को ना पता हो तो मैं यहां पर बताता हूं कि जब भी हम इस तरह का साइन यूज करते हैं, जिसकी ओर इस तरह का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मुंह दिखाई दे रहा है, जिसकी ओर ये मुंह रहेगा तो वो क्या बताएगा? छोटा। अर्थात ये वाला जो एंगल होगा ना, ये क्या होगा? ये वाला जो साइड होगी ये क्या होगा? आपका बड़ा होगा, और ये वाला भाग क्या होता है? छोटा होता है। ये छोटा। अब आप देखो यहां पास में क्या दिखा रहा है, अर्थात यहां पास ये बता रहा है कि आपका सी क्या है, यहां आपका सी बड़ा है और ये क्या है? आपका छोटा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या आप कह सकते हैं कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। अब क्या आप बताएंगे केवल ये सब सिर्फ ए प्लस बी के लिए होता है? इसको आप आगे भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अभी हमने क्या ए प्लस बी लिया है, अब क्या करते हैं? बी प्लस सी लेते हैं। बचा क्या? बी सी आ गया, मतलब बचा क्या? ए। तो बी और सी का योग ए से बड़ा होगा, और ठीक ए बड़ा होगा किससे? बी और सी के माइनस के अंतर से। समझ में आ रहा है? ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, अभी हमने ए प्लस बी को लिया, बी प्लस सी को लिया, अब क्या करते हैं? ए प्लस सी को ले लेते हैं। तो ए प्लस सी का योग बी से बड़ा होगा, और बी क्या होगा? ए और सी के माइनस से के अंतर से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या है? आपकी त्रिभुज असमानताएं कहलाती है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, उसको समझिएगा। ये आपको यदि क्लियर हो गया है, ये आपको क्लियर हो गया कि देखो क्या है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, और उन दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। योग बड़ा होगा, अंतर छोटा होगा। अब देखो यहां से आप ना इसको आप पकड़ लो, या किसी को भी आप पकड़ लो, यहां से आप ए को रख लो, बी को रख लो, सी को रख लो। तो क्या करते हैं, देखो हम यहां वाले से निकालते हैं। तो यहां आपको सी दिखाई दे रहा है सबसे पहले। तो अब देखो यहां से आप सी बड़ा है किससे? या मान लो कि आपका ये आपका जो है सी बड़ा है। सी किससे बड़ा है? ए माइनस बी से बड़ा है। ए माइनस बी से। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो सी बड़ा है ए माइनस बी से, और सी छोटा है। सी छोटा किससे होगा बताओ मेरे को आप? सी छोटा है ए प्लस बी से। आ रहा है समझ में? तो यहां से आपको एक साइन को मैं यूज करता हूं। इस तरह से आपने एक साइन देखा होगा मॉडुलस का, ये साइन। इस साइन का मतलब क्या होता है कि यहां पास में आपका a माइनस बी का उत्तर माइनस में आए या प्लस में आए, वो अंतिम में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। सपोज मान लो कि a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू कितनी है? 9। तो 5 माइनस 9 जाएगा तो कितना बचेगा? -4 बचेगा, -4। लेकिन यदि आप यहां पास इस तरह से ऐसा मॉड लगा दोगे, मॉडुलस लगा दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको? वो साइन हमेशा प्लस में ही मिलेगा। तो यहां से आप अभी आप इसको मत समझना, ये छोड़ो इसको आप, फिर भी मैंने आपको बता ही दिया। तो ध्यान में क्या रखना है आपको? ध्यान में आपको ये रखना है कि जो C है ये A माइनस बी से बड़ा है और A प्लस बी से छोटा है। अर्थात क्या होगा? जो C की रेंज होगी, ये क्या है? देखो ये आपकी जो पूरी की पूरी आपको निकल रही है, ये क्या निकल रही है? C की रेंज निकल रही है। मतलब C कहां से कहां में स्थिर करेगा, वो भी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्लियर करवाऊंगा। अभी आप सिर्फ इस फॉर्मूले को समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना। जब हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे तब आपको और अच्छा क्लियर होगा। अभी मैं प्रश्नों को क्यों नहीं बता रहा हूं? अभी मैं प्रश्नों को इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अभी मैं आपको समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट समझाने में आपको कम से कम 1 क्लास लग जाएगी। इसके बाद में जब दोबारा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो क्या होगा कि दोबारा से फिर से आपका ये फॉर्मूला एक बार रिवाइज होगा। तो सेकंड टाइम आपका रिवाइज होगा और साथ में उसमें हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो उसी बहाने क्या होगा कि आपका ये जो फॉर्मूला ये दो बार रिवाइज होगा। तो अभी आपको समझना ये है कि ये आपने क्या निकाली है यहां से, या आपने सी की क्या निकाल दी? आपने रेंज निकाल दी। ठीक इसी तरह से क्या कर सकते हो आप? ए के लिए भी निकाल सकते हो और आप यहां पास में बी के लिए भी निकाल सकते हो। जैसा मैंने यहां सी के लिए निकाला, ठीक उसी लिए क्या कर सकते हो आप? ए और बी के लिए भी निकाल सकते हो। देखो जैसे ए के लिए निकालोगे तो क्या होगा? ए होगा जो बड़ा होगा किससे? बी माइनस सी से, और ए छोटा किससे होगा? बी प्लस सी से। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? आपके ए की रेंज निकल गई। रेंज का मतलब क्या होता है? ए की सीमा, ए की न्यूनतम सीमा और ए की अधिकतम सीमा।
प्रश्न कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए, क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये क्या हो गया, आपकी त्रिभुज असमानताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, और आपके आरआई हॉस्टल वार्डन का तो नहीं पता, आरआई और हाई कोर्ट के एग्जाम में 2 बार, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वहां पास आपको मेंशन कराऊंगा, तो 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां से बनता है। यदि आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी तो आप क्या करोगे, फट से यहां से वैल्यू पुट करोगे और उसकी क्या आप सी की या ए की या बी की आप रेंज निकाल लोगे। तो ये क्या हो गया, आपका त्रिभुज असमानताएं हो गई। इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपका अगला कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पास तो आपको सेकंड भर के लिए भी अपनी नजरों को नहीं हटाना है, समझिएगा। अब क्या आता है आपका त्रिभुजों का, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके त्रिभुज होता है, बेसिकली देखिए, त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो पहला होता है आपका कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और दूसरा इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। हो रहा है क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कोणों के आधार पर देखते हैं। तो कोणों के आधार पर जो आपके त्रिभुज होते हैं वो फिर से 3 भागों में विभाजित होते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यहां पास जो मैंने त्रिभुज का साइन बना दिया है, तो ये क्या है आपका, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, न्यून कोण त्रिभुज लिखा हुआ है। इसके बाद में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड नंबर पे क्या आता है, यहां आपको दिखाई देगा राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ये क्या होगा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, ये दिख रहा है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे आता है आपका, वो आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो कितने प्रकार के हो गए यहां पर आपके त्रिभुज कोणों के आधार पर? पहला हो गया न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज, और तीसरे नंबर पे हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो ये क्या हो गया आपका कोणों के आधार पर। इसके बाद में हम इसको बांटते हैं भुजाओं के आधार पर। तो समझिएगा, भुजाओं के आधार पर हमारे पास त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, आप इसको बताओगे समबाहु त्रिभुज, या इसको शुरुआत कर लो आप विषम बाहु से। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। सेकंड नंबर पे होता है आपको यहां पास में समबाहु त्रिभुज, समबाहु। और तीसरे नंबर पे होता है, यहां पास लिखिएगा, सम द्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए, यहां से आपको, जब आपको मैंने लाइन एंगल पढ़ाया था, तो इतना तो आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि न्यून कोण त्रिभुज की बात हो रही है। मतलब क्या है कि यहां पास जो त्रिभुज है इसके कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या मालूम पड़ रहा है, समकोण क्या होता है, जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। और इसके बाद में आता है आपका अधिक कोण, अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि एक कोण जो होगा उसका मान 90 डिग्री से अधिक होगा, अर्थात क्या आपका अधिक कोण। अब यहां आपको क्या है, नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा विषम बाहु, अर्थात क्या, विषम का मतलब क्या, विषम बाहु, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी। फिर आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा है समबाहु। समबाहु में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, सम, अर्थात क्या होंगी, इक्वल। और इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी
दो भुजाएं, देखो सम द्वि, द्वि का मतलब क्या होता है दो, सम का मतलब क्या होता है बराबर या समान, और बाहु का मतलब क्या होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो वो क्या होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, हमने त्रिभुजों को बांट लिया कोणों के आधार पर, और दूसरा कैसा, भुजाओं के आधार पर। विषम बाहु को आप क्या कहोगे, विषम बाहु को आप कहोगे स्केलेंट, इसको हम कहते हैं स्केलेंट ट्राइलेंगल इंग्लिश वालों के लिए। इसकी हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और समद्विबाहु को हम कहते हैं आइसोसेल्स, क्या कहते हैं, आइसोसेल्स, ISOSCELS, ये क्या होता है आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसको आप नोट करें। इसके बाद हम देखते हैं आपका प्रॉपर्टीज। तो यहां से जो आपकी प्रॉपर्टीज बनती हैं वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आपको नोट करना है, उसको आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स तो आपने देख ही लिया। अच्छा देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम ट्राइंगल का, तो उसमें हमारा जो फोकस रहेगा ना, तो वो हम पढ़ेंगे मेनली, जो हमारा फोकस रहेगा कोणों के आधार पर। और जब हम एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, जब हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, जो त्रिभुज के जो प्रकार हैं आपके विषम बाहु, समबाहु और समद्विबाहु, वहां हमारा फोकस इस पे रहेगा, किस पे, उन तीन टाइप्स पर रहेगा। अभी जब हम समतल आकृतियां पढ़ रहे हैं, अर्थात जब हमको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो या तो भुजाओं पर आधारित होंगे और या तो फिर वो कोणों पर आधारित होंगे। तो उसके लिए हमको किस पे फोकस करना है, उसके लिए हमको फोकस करना है आपके कोणों पर आधारित त्रिभुजों पर। तो बीच बीच में हम कहीं बस विषम बाहु समबाहु भी पढ़ेंगे, लेकिन समबाहु विषम बाहु त्रिभुज की जो अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो बेसिकली क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग होती है, ऊंचाई ज्ञात की जाती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो इसको जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के वाले टॉपिक पे आएंगे, तब उसको हम डीपली या ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस होगा किस पे, कोणों के आधार पर जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके इन सबकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब सबसे पहले पकड़ते हैं किसको, हम यहां पास इसको इस तरीके से किनारे कर दें। पहले नंबर पे हम लेते हैं क्या आपका न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड नंबर पे ले लेते हैं हम आपका समकोण, समकोण त्रिभुज। और थर्ड नंबर पे ले लेते हैं आपका अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। आइए इसके बाद में ये इस तरीके से बांट लेते हैं, कुछ इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज को आपको नोट करना है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में आपको मालूम पड़ रहा होगा इसका डायग्राम कैसा बनेगा, उसको आप देखिएगा। न्यून कोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से आपको इसका डायग्राम दिखाई देगा। ये क्या हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बात कर ले इसकी भुजाओं की, तो ये क्या हो गई ए, बी और सी। अब सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपने देखा होगा क्या कि इसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया आपका एक कोण ए, कोण बी और कोण सी। भुजाओं की बात कर ले तो भुजा क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं क्या आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण कैसे बनता है, कुछ आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, ये आपको है ना। तो अभी आप चलो थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से क्लियर बनाता हूं। कुछ ऐसे बना रहे हैं इसको हम, ये देखिए, है ना। तो ये जो कोण है, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा 90 डिग्री से अधिक होगा। ये क्या होगा आपका जो कोण है, ये जो ये कोण है, ये 90 डिग्री से अधिक होगा। तो ए, बी, सी ये कोण हो गए। भुजाओं को बोल देंगे हम ए, बी और सी। आइए अब इनकी एक एक करके प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, न्यून कोण देख रहे हैं। तो आपको इसमें क्या है कि इसमें एक कोण जो होगा, सॉरी इसमें क्या होंगे, एक कोण नहीं, इसमें सभी कोण, सभी कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे।
इसमें जितने भी एंगल होंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी, चाहे आप बात कर लो एंगल ए, या आप बात कर लो एंगल बी की, या आप बात कर लो एंगल सी की, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये छोटे होंगे किससे, 90 डिग्री से ये छोटे होंगे। बात कर लेते हैं समकोण में। तो समकोण में क्या होता है कि एक कोण क्या होगा, कोई भी एक कोण का जो होगा, एक कोण बराबर होगा 90 डिग्री के। इनमें से कोई भी, इस त्रिभुज में कोई भी एक कोण होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब यदि बताइए कि मैं यहां पर लिखा हूं एक कोण, यदि मैं बोल दूं कि दो कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो तीसरा कोण कितना होगा। यदि दो कोणों को मैं 90 डिग्री कर दूं तो दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब दो ही कोणों का योग 180 डिग्री हो गया तो फिर तीसरे कोण का आप मान कैसे निकालोगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आपने दोनों कोणों का योग जो निकाल लिया वो कितना निकाल लिया, 180 डिग्री निकाल लिया। तो क्या हो गया आपका समकोण। समकोण का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या समकोण त्रिभुज में दूसरा कोण 90 डिग्री का हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी भी त्रिभुज में आपका दूसरा कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। यदि दो कोण 90 डिग्री के हो गए तो तीसरा कोण का मान 0 होगा, ऐसा त्रिभुज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या है कि एक कोण क्या होगा आपका 90 डिग्री का होगा। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि एक कोण, उस त्रिभुज में कोई भी एक कोण का मान क्या होगा, कोई भी एक कोण का मान क्या होगा आपका अधिक होगा किससे, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये क्या हो गया आपके न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। सेकंड नंबर पे क्या आता है कि हम बात करते हैं न्यून कोण में। तो न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों का योग, कोई भी दो कोणों का योग, आप ए और बी की बात कर लो या आप ए और सी की बात कर लो, चाहे आप बी और सी की बात कर लो, तो क्या दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग तीसरे कोण से, तीसरे कोण से अधिक होगा, से अधिक होगा, अधिक होगा। यह समझ में आ रहा है आपको। मतलब यदि आपके पास में, यहां पास में सपोज देखो, इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। यदि मान लो यहां पास में फॉर एग्जांपल समझना कि हमारे पास में जो कोण है, कोण ए है, ये कितना है आपका 60 डिग्री है, और कोण बी कितना है आपका, यहां से कोण बी है आपका 40 डिग्री। तो कितना हो गया, 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया। तो बचा कितना, 80। ये कितना हो गया, फिर ये आपका हो गया 80 डिग्री। तो देखो कोई भी दो कोण का आप योग ले लो, 60 और 40 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100। तीसरे कोण से अधिक है, 80 से अधिक है 100। या करो 60 और 80 को जोड़ लो, 60 और 80 कितना हो गया, 140। तो 40 से अधिक है। तो न्यून कोण में कंडीशन क्या होगी कि दो कोणों का योग, किसी भी दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग से अधिक होगा। ध्यान में रखना इस बात को आप लोग। ये जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं ना, सिर्फ इस प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा, अच्छा यार इस प्रॉपर्टी से इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से समझना है, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सारा का सारा अपना आप फोकस समझने की ओर लेकर के आए, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा कुछ कठिन नहीं है। यहां पास कुछ भी मैं आपको ऐसा नहीं समझा रहा हूं, या मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। भाई न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जब आप कोण और एंगल में पढ़ रहे थे, न्यून कोण मतलब क्या कि वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो। और यहां पास न्यून कोण क्या है, यहां न्यून कोण त्रिभुज की बात हो रही है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का योग, या इसके सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो दो कोणों का योग तीसरे कोण से क्या होगा आपका, अधिक होगा। आप उसको चेक भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, कुछ भी एंगल लीजिए, आपका मन, आपको 60 80 40 लेना है, आपका मन आता है वो लीजिए, पर तीनों का योग 180 होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब इसके बाद में आपको ये देखना है, जब आप उसको कुछ भी वैल्यू अपने मन से लिख दोगे, जैसे यहां पर क्या कर दिया मैंने, यहां पर 60 80 40 लिखा है, आप 50 60 तो कितना हो गया, 110 और 70 ले लो। तो जो भी आप उसमें अपना डेटा को लोगे, उसमें आप देखोगे कि दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक आता है। चलिए बात करते हैं आपके किस पे, कि हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, तीसरे कोण के बराबर होगा, बराबर बराबर होता है।
आप रख के देख लो, ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं ना, यहां यदि आप समझ रहे हो तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देख लो आप, यदि हमारा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। यदि एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो अब आप बता लो जो आपके दो कोण बचे, उनका आप मान कुछ भी रख लो, उनका एडिशन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से एक कोण तो अकेले 90 डिग्री हो गया, बचा कितना, 90 डिग्री। तो दो ए और सी का मान, आपका मान जो रख लो, दोनों का योग 90 डिग्री से ऊपर तो होगा नहीं। यदि 90 डिग्री से ऊपर होगा तो वो त्रिभुज नहीं होगा। तो यहां पर जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया है, तो दो कोण क्या होंगे, वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री के बराबर ही होंगे। या तो क्या हो सकता है कि ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, या तो क्या दोनों ही 45-45 के हो जाएंगे। लेकिन दोनों का एडिशन कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का हो चुका है। तो दो कोणों का योग क्या होता है, तीसरे कोण के बराबर होता है। दो कोणों का योग क्या होता है, तीसरे कोण से अधिक होता है। अब एक कंडीशन क्या बची आपके पास में, अधिक हो गया, बराबर हो गया, अब क्या बचती है, कम। तो अब क्या होगा इसमें कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग तीसरे कोण से, तीसरे कोण से कम होगा, कम होगा, कम होगा। चलो भाई देखो, अब जब आपको ये दो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ जाएगा कि सपोज मान लो कि क्या है, ये जो आपका एंगल बी है, ऐसा कोण अधिक कोण कहलाएगा जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। मान लो सपोज हमने क्या कर दिया, एक एंगल बी को हमने कितना ले लिया, 120 डिग्री ले लिया। अब यदि एक कोण 120 डिग्री हो गया, तो बताओ ये जो ए और सी बचे, इनका मान कितना होगा, इनका एडिशन कितना होगा। यदि एक कोण 120 डिग्री हो गया है, तो जो दो बचे उनका योग कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तभी तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आ पा रहा है, बहुत सिंपल है ना। यदि तीनों, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उनमें से यदि एक कोण 120 डिग्री का हो गया, तो बचा कितना, दो कोण बचे, और वो दो कोण का मान कितना होगा, जो भी होगा उनका योग 60 डिग्री होना चाहिए। तो 60 और 120 मिलकर 180 हो जाएंगे। अधिक कोण की परिभाषा क्या होती है कि वह कोण, वह त्रिभुज जिसमें अधिक कोण त्रिभुज की बात हो रही है ना, ये अधिक कोण की बात नहीं हो रही है, अधिक कोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक कोण होगा जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होगा। अब देखो, दो कोणों का योग तीसरे कोण से कम होगा। यदि क्या है, यहां पास देखना, अब यहां पास में क्या है, 120 है, तो क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए हम इसको हमने क्या ले लिया, इसको हमने ले लिया आपका 40, और ये हो जाएगा फिर आपका 20। देखना, तो 40 और 20 को जोड़ो कितना आएगा, 60। 60 120 से अधिक की कम है, तो आप बताओगे दो कोणों का योग तीसरे कोण से कम है। या अब एक काम कर लो, दो कोण 120 और 120 और 20 को लो, तो कितना हो गया, 140। तो दो कोणों का योग, दो कोणों का योग क्या हो गया आपका, तीसरे कोण से क्या हो गया, कम हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है, दो कोणों का योग तीसरे कोण से कम, क्या तीसरे कोण से कम होगा। और जो अधिक वाले, अधिक कोण की बात हो रही है, देखो ना आपका ये क्या है आपका अधिक कोण, ये कोण क्या हो गया आपका अधिक कोण। तो ये क्या हो गया आपका, दो कोणों का योग तीसरे कोण से कम। तो जब बात करेगा अधिक की, तो क्या अर्थात बात कर रहा होगा न्यून की, जब बात कर रहा होगा बराबर की, तो बात कर रहा होगा समकोण की। और जब वो बात कर रहा होगा आपसे किसकी, जब वह बात कर रहा है आपसे अधिक कोण की, तो वो क्या बोल रहा होगा आपसे, इनडायरेक्टली कम की। तो ये आपको पकड़ लेना है पॉइंट को, क्या यहां बोल रहा है आपसे कम। इसके बाद में एक इसमें प्रॉपर्टीज और बचती है। देखो हमने बात करी, अभी तक हमने बात करी कोणों की, अब आपके पास में बचता है भुजा। तो न्यून कोण में क्या होगा, वो आपको ध्यान में रखना है कि यहां आपको एक चीज को मान के चलना है। क्या, सपोज यहां पास जो हमारा सी है, जो भुजा सी है, इन तीनों में जो भुजा सी है, तो हम मान लेते हैं, या आप कॉपी में नोट कर लेना कि माना कि जो आपकी भुजा नंबर सी है, वह क्या है, सबसे बड़ी भुजा है सी। यदि यदि सी, तो क्या देख रहे थे अपन यहां पास से कि कोण को देख लिया। अब बात करते हैं भुजाओं की। तो न्यून कोण में सबसे पहले देखिएगा कि दो कोणों का, सॉरी क्या, आपके दो भुजाओं का। अभी हमने कोण की बात कर ली, अब बात करते हैं भुजाओं की। तो यहां पास देखिएगा आपका दो भुजाओं का योग क्या होगा आपके तीसरी भुजा से अधिक।
और उसमें एक कंडीशन होगी, उसमें एक कंडीशन आपको लेना है, यदि तीसरी भुजा, यदि यदि तीसरी भुजा, ये आपकी कंडीशन है, यदि तीसरी भुजा क्या हो, आपकी सबसे बड़ी भुजा हो, सबसे बड़ी भुजा हो, बड़ी भुजा हो। दिख रहा है आपको? तो देखिए क्या है कि दो भुजाओं का, है ना, वो भुजाओं का आपको दिख रहा होगा, युवाओं का, तो ये क्या है आपका, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। कब? यदि तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यहां एक पल के लिए मान लीजिए कि जो हमारे सी नंबर की भुजा है, इसमें इन तीनों ही डायग्राम में आप एक पल के लिए मान लीजिए कि जो आपकी सी नंबर की भुजा है वह क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो देखिए न्यून कोण के लिए क्या होगा उसको आप समझना, मैं आपको यहां पास लिखता हूं, देखिएगा कि न्यून कोण के लिए क्या होगा। न्यून कोण के लिए क्या होगा, दो भुजाओं का योग, यहां पास जो योग हो रहा है ना, योग अर्थात इसका आप इसका वर्गों का, भुजाओं के वर्गों का योग नोट कर लीजिए कॉपी में, यदि कंफ्यूज हो रहा होगा तो कॉपी में नोट करिएगा कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा, अधिक होगा। कब? यदि सी सबसे बड़ी भुजा हो, तो तीसरी भुजा क्या हो, आपकी सबसे बड़ी भुजा हो। तो यहां पास क्या लिख लोगे, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अधिक होगा आपका किससे, सी स्क्वायर से। इसमें क्या है, हमने देखा क्या बराबर है, मतलब क्या यहां पास देखिएगा आपका जो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के। और तीसरे वाले में हमने क्या पकड़ा है, कॉन्सेप्ट कम का पकड़ा है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां जो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या होगा, कम होगा सी स्क्वायर से। तो ये आपके तीनों कोणों की प्रॉपर्टी हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट क्या है कि सारी प्रॉपर्टीज आपके पास में एक पेज में होनी चाहिए। अलग अलग इसको आप अलग अलग जगह इसको आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे, एक साथ इसको आप नोट करके पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिए ये क्या हो गया आपका, त्रिभुज के तीनों प्रकार के कोणों की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो हमने क्या देख लिया, ये जो आपके जो त्रिभुज है उनकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब आगे देखते हैं त्रिभुज की क्या, सॉरी अभी हमने क्या देखे, त्रिभुज की टाइप देख ली, अब पढ़ते हैं हम त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को। चलिए अभी तक हमने क्या देखा, त्रिभुज के प्रकार देखे। अब हम पढ़ते हैं क्या, आपका नया आ रहा है यहां पास में क्या, त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण क्या होगा, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ आपका ट्राइंगल। देखिए सबसे पहले आप देख लो, क्या पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। ये हमने क्या लिया, एक त्रिभुज लिया, बड़ा कर लेते हैं इसको बन जा भाई, बन जा, हाँ जी। इसके बाद में एक त्रिभुज को और बना लेते हैं इस प्रकार से, ये हो गया, और एक त्रिभुज को और बना लेते हैं, समझिए। चलिए देखो यहां पास इसका नामकरण कर देते हैं, ये हो गया कोण ए बी सी, इसमें भी देख लो आप ए बी सी, और यहां भी आप कोण देख लो ए बी सी। बहुत ध्यान दीजिएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है। अच्छा बताइए मेरे को आप, अभी मैंने आपको बताया था कि इस त्रिभुज में जो आपको पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में यदि आप देखें, इस त्रिभुज में यदि आप देखें तो आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, ये आपको आंतरिक कोण दिखाई दे रहा है, ए और बी सी क्या है आपके आंतरिक कोण। यदि आप इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ाते हैं, इस त्रिभुज की रेखा को ऐसे यदि आप यहां से आगे बढ़ा दें, कुछ इस तरह से आगे बढ़ा दें, तो ये क्या होगा आपका बाह्य कोण होगा। अर्थात चलिए मैं इसी को आपको बना के दिखाता हूं कुछ इस प्रकार से। यदि आप इस त्रिभुज को ऐसे बनाएं तो ये जो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये सभी के सभी क्या हो गए, आंतरिक कोण हो गए। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपके त्रिभुज का बाह्य कोण है। यदि एक काम करते हैं यहां पास देखिए, यदि क्या है, ये हमने दे दिया इसको नाम x, इसको नाम दे दिया हमने y, और ये जो आपका बाह्य कोण क्या है आपका, और ये क्या अंदर वाला z। तो तीन कोण, तीन आंतरिक कोण क्या है, x y z, इसमें क्या है a b c आपके तीन आंतरिक कोण हैं। और क्या करते हैं, बाह्य कोण को हमने नाम दे दिया z, या हमने यहां बाह्य कोण का नाम क्या दे दिया p। अब आप समझना, दोनों ही एक डायग्राम है, आपको बना के दिखाया हूं। यहां से क्या है कि मैं रेखाओं को आगे बढ़ाया हूं तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं आपको यहां बना के दिखा दिया, दोनों ही डायग्राम एक है। तो देखो क्या बोलता है कि किसी भी त्रिभुज में
जो आपका बाह्य कोण है किसी भी त्रिभुज का, एक बाह्य कोण नोट करिएगा प्रॉपर्टी को, है ना। तो चलिए मैं प्रॉपर्टी का पर लिखता हूं, इसको आप मैं इसी में आपको समझाता हूं। तो देखिएगा, देखिए बाह्य कोण, क्या त्रिभुज में बाह्य कोण का मान दो दूरस्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दूरस्थ का मतलब क्या, एक्सटीरियर, मतलब दूरस्थ मतलब क्या, जो उससे रिमोट दूरी पे है, दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, समझना क्या बोल रहा है कि बाह्य कोण का मान दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो आपका कोण Z है, क्या कोण Z, ये क्या है आपका उस त्रिभुज का बाह्य कोण है। अब बताओ कि आप क्या बोल रहे हैं, इसके दो दूरस्थ, तो ये वाला कोण क्या, ये भी ये आंतरिक कोण है, पर ये क्या है आपके Z के पास में है कि दूर में है, तो ये Z के पास में है। बात क्या कर रहा है कि दो कितने, बात कर रहा है दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो Z के दूर कौन कौन से है, एक A है और एक B है, और A और B कैसे हैं, अंतः कोण है। तो क्या होगा कि बाह्य कोण का योग दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा, कोण A प्लस कोण B के बराबर होगा। नोट करिए इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या हो गया, बाह्य कोण का मान दो दूरस्थ अंतः कोणों को योग के बराबर होता है। ठीक इसी तरह से क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, अभी हमने Z निकाला है, अभी मैं क्या करता हूं, एक नया मान दे देता हूं मैं इसको, ये हमने एक बाह्य कोण ले लिया आपका क्या Y। तो बताओ Y की वैल्यू क्या होगी, Y की वैल्यू क्या होगी, तो यहां आप लिख सकते हो Y की वैल्यू कोण आपका क्या Y, एंगल Y बराबर क्या होगा। अब देखिए एंगल Y के पास में कौन सा है, B है, लेकिन दूर कौन सा है, A और C है। A और C क्या है आपके अंतः कोण है। तो दूरस्थ कौन कौन से हो गए, Y कोण के, Y क्या है बाह्य कोण है, बाह्य कोण Y के दूरस्थ आंतरिक कोण कौन से हो गए, A और C हो गए। तो दूरस्थ दो दूरस्थ अंतः कोणों का योग, तो एंगल Y बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस एंगल C। तो आप किसी के लिए भी निकाल लो, यहां पास में या एक आप ये भी कर सकते हो, जैसे ये हुआ तो इसको आप ले लो, तो अब इसके लिए क्या होगा, B प्लस C हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक त्रिभुज में बाह्य कोण का मान उसके दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1, नोट करिए इसको। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे कि देखिएगा, अभी मैं इसको छोड़िए, यहां पास देखिएगा, यह आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि दो समान भुजाओं द्वारा, ऐसी भुजाएं जिनकी लंबाइयां बराबर हो, अर्थात क्या दो समान लंबाई की भुजाओं द्वारा, दो समान मतलब क्या है, देखो यहां पास में क्या है, भुजा का नामकरण कर देते हैं। जैसे क्या है, ये कैपिटल में ABC क्या एंगल लिखा हुआ है, और ये होगी इसकी भुजा ABC। यहां पास में क्या है कि यदि मान लीजिए भुजा A और भुजा C की लंबाई क्या है, बराबर है, मतलब क्या A बराबर किसके है, C के, A बराबर है C के, तब क्या होगा कि दो समान लंबाई की या दो समान भुजाओं द्वारा जो कोण बनते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पास दो समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण, नोट करिएगा, दो समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, दो समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यदि A और C बराबर है तो एंगल B बराबर होगा एंगल C के, ये आप नोट करिएगा। अब आप यहां पास में यदि मान लीजिए कि यहां पास A और C बराबर है, यदि A और B बराबर होते तो कौन कौन सा एंगल बराबर होता, यहां पास में ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता। तो जो भी एंगल आप बना रहे हो यहां पास ध्यान दीजिएगा, यहां पास शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपका हो तो मैं अभी दूर कर देता हूं। अभी हमने क्या किया है, इन दो भुजाओं को बराबर लिया है, तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे, तो देखो जो पहली भुजा है और ये क्या है, ये दूसरी भुजा, ये दोनों ही भुजा क्या है, बराबर है। और तीसरी भुजा जो असमान भुजाएं हैं, ये दोनों क्या है, समान भुजाएं हैं। दो समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पास में ये और ये क्या है, समान है, तो असमान कौन सी है, बताओ मेरे को, यहां पास में असमान भुजा कौन सी है, तो ये वाली आपको असमान भुजाएं दे रही है, भुजा आपको दिखाई दे रही है। तो इस असमान भुजाओं पर जो कोण आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या A और
बी और सी ये क्या है, बराबर है। तो सपोज मान लीजिए कि अभी हमने ए और सी को बराबर किया था। अब मान लो क्या करते हैं हम, यहाँ पास में ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया हमने, इसको भुजा ए और बी और सी दिया। अब क्या करते हैं कि हमने इसमें इस बार इसको और इसको बराबर ले लिया। तो अब आप बताओ कि कौन से एंगल बराबर होंगे। तो यहां से आप क्या बताओगे, ये और ये भुजा बराबर है, तो कौन कौन सी भुजा बराबर है, ये वाली ए और बी बराबर है। तो बराबर कौन सी नहीं है, दोनों से असमान कौन सी है, ये वाली भुजा है। तो इसके साथ में जो कोण बनाओगे ये वाले कोण बनेंगे। तो कौन सा एंगल हो जाएगा, यहां मान लो हमने नाम दे दिया ए, ये बी और ये सी नाम दे दिया। तो कौन कौन सा एंगल, आपका एंगल नंबर ए बराबर हो जाएगा एंगल नंबर सी के। कब, जब आपका ए और बी क्या होंगे, जब आपका ए और बी, भुजा ए और बी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो एंगल ए और बराबर होगा एंगल सी के। समझ में आ रहा है। तो ये आपकी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी देखिएगा। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं, देखो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है, क्लियर आपको। अब क्या करते हैं कि अभी आपने अंतः बाह्य कोण का देखा था कि बाह्य कोण क्या होता है। कोई भी त्रिभुज में आप क्या कर लो, एक बाह्य कोण हमने बनाया, ये बाह्य कोण, इसका हमने एक्स दिया। ये कोण क्या है, आपका ए है, ये कोण आपका बी है और ये कोण मान लीजिए आपका सी था। कौन सा, ये सी है। सी क्या है, आंतरिक कोण है, एक्स क्या है, बाह्य कोण है। तो बताओ एंगल एक्स का मान कितना होगा, दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के। ये तो अभी आपने प्रॉपर्टी देखी थी। अब एक प्रॉपर्टी का और देखिएगा, ये आपने एक त्रिभुज बनाया इस तरह से, ये आपने त्रिभुज बनाया। अब क्या करोगे आप यहां से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का आप नाम दे दो। तो क्या नामकरण कर दोगे आप, उसको फिर से नामकरण कर दो, बताओ। तो यहां से क्या करते हैं, इसको आप एबीसी कर दो, कुछ भी कर दो। ये हमने इसको ए, ये बी और ये सी कर दिया। अब क्या करो यहां से, क्या, चलिए एक काम करिए, इसको आप, इसको अभी हटा दो। देखो ये, अब आप यहां पास ये कर सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक बाह्य कोण है और दूसरा ये क्या है, एक बाह्य कोण है। प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो यदि ये बाह्य कोण x है और ये बाह्य कोण y है और ये एक अंतः कोण है, इस कोण का मान क्या है, थीटा है। ये आपको बाह्य कोण दिखा दे रहा है, ये आपको बाह्य कोण दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका y। अच्छे से बन जाए बेटा, ये हो गया आपका y, फिर वैसे y बन गया, कोई बात नहीं। चलिए, हम भी जिद्दी, आप जिद्दी तो हम भी जिद्दी, जब तक ढंग से नहीं बनेगा हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये लो, ये क्या हो गया आपका, भाई सारा खेल तो डायग्राम का है, यदि डायग्राम ही को अच्छे से नहीं बनाया तो क्या मतलब। ये क्या हो गया आपका y, ठीक है, ये y लिखा गया। चलिए अब देखिए, ये x और y क्या है, आपके बाह्य कोण है और जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या आपका अंतः कोण है। तो याद रखना यहाँ पास में जो आपका x प्लस वाई, जो यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी कि एंगल x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, देखिएगा एक प्रॉपर्टी मिलती है एंगल x प्लस वाई बराबर कितना होगा, थीटा प्लस 180 डिग्री। थीटा प्लस 180 डिग्री, ये कैसे आएगा, या तो आप डायरेक्टली इसको याद रखो, ये x और प्लस y ये दोनों क्या है, बाह्य कोण है और ये आपको आंतरिक कोण दिखाई दे रहा है। तो आप इसके लिए इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में संबंध क्या बनेगा, कोण x प्लस कोण y बराबर थीटा प्लस 180 डिग्री। यदि आप चाहते हो इसको प्रूव करना तो मैं आपको शॉर्ट फटाफट करके दिखाता हूं। देखिएगा, यदि ये बाह्य कोण x है, देखिए यदि ये बाह्य कोण x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना 180 डिग्री होता है। यदि ये वाला x तो ये कितना होगा 180 माइनस x होगा और ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस y हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे, देखो ये पूरा मान कितना होता है 180 होता है, ये आपको x दिया है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा 180 माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब एक काम करो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो एक पहला कोण कितना है थीटा, दूसरा अंतः कोण कितना है 180 माइनस x है और ये कितना है 180 माइनस y बराबर कितना है, होता कितना है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या करोगे, माइनस x और माइनस y को उस तरफ लेके जाओगे बराबर के, तो कितना होगा प्लस x प्लस y हो जाएगा और ये 180 डिग्री को आप इस तरफ लेके आओगे तो क्या माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा माइनस थीटा प्लस
180 प्लस 180 और इस 180 को इधर लेके आओगे तो कितना होगा 180 और ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो कितना प्लस और ये माइनस वाई ये हो जाएगा प्लस वाई। ये इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा थीटा प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। आई ना प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी क्या एक्स प्लस वाई बराबर थीटा प्लस 180 डिग्री। तो ये आपको प्रॉपर्टी को नोट कर लेना है कि दो बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण के बीच में क्या संबंध होता है। इस प्रॉपर्टी को आप नोट करें। चलिए तो क्या हो गया ये आपका दो बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण के बीच में आपका जो हो गया संबंध स्थापित हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपकी अगली प्रॉपर्टी। तो क्या हो रहा है देखिएगा, उस प्रॉपर्टी को समझने के पहले आपको एक चीज और समझना होगा कि ये क्या है आपके पास में, मान लीजिए ये आपके पास में एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और ये क्या है आपका एंगल ए, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल सी। अब इसमें एक शब्द आता है, आपको मैंने क्लास में बताया भी था इसके पहले, उसको हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। तो कोण समद्विभाजक क्या होता है, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सपोज मान लीजिए आपका ये एंगल ए है, इस कोण ए को बराबर दो भागों में बांटने वाली एक रेखा, ये जो आपका आया इस तरह से, तो अब क्या होगा, जो आपका कोण ए था ये बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाए, बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाए। जब ये डबल साइन का प्रयोग होता है इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के उनको समझिएगा। कभी आपको ऐसा लिखा हुआ है इस टाइप से, ये आपको ऐसा साइन लगा दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी भुजा मान लीजिए ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा आपकी सी है। तो जब ये आपको ऐसा साइन को यूज किया है या आपका ऐसा डबल साइन को यूज कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी बराबर है। क्या ए और बी बराबर है। यदि आपको एक ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है और यहां पास में क्या कर दिया है आपका इस तरीके से और इस तरीके से कर दिया है, मतलब क्या आपका कोण ए और यदि कोण बी है और ये कोण सी है, तो क्या है आपका जो कोण ए बराबर है कोण बी के। ये इस तरीके से आपको जो साइन यूज होता है इसका मतलब क्या है, बराबर है। तो कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि वह रेखा जो एक कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, वो क्या होता है, कोण समद्विभाजक होता है। तो त्रिभुज के जो आपकी प्रॉपर्टी बन रही है वो समझिएगा कि एक त्रिभुज में क्या, एक त्रिभुज में, ये हमने एक त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज में एक अंतः कोण समद्विभाजक और एक बाह्य कोण समद्विभाजक। समझिएगा क्या क्या कह रहा है आपसे, एक आंतरिक कोण समद्विभाजक एवं बाह्य कोण समद्विभाजक। अभी आपको जो मैंने बताया था वो क्या था, आपका अंतः कोण था। यदि मान लीजिए आपके पास में ये त्रिभुज है और त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होगा, ये होगा त्रिभुज का बाह्य कोण, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा।